हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी काजल चौधरी और स्वागत करती हूँ आप सभी का ठकुरीलाल स्टडीज़ के इस प्लेटफॉर्म पर। तो गाइस बेसिकली मेरे द्वारा एक ये नई सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है। इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत को। एक्चुअली गाइस लक्ष्मीकांत को इस सीरीज़ के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो बेसिकली हमें इसमें ये देखना है कि इसमें आपको नया क्या मिलेगा। देखो लक्ष्मीकांत पर उसको आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन इस सीरीज़ का फिर पर्पस क्या है। इस सीरीज़ का बेसिकली पर्पस ये है कि आपका जो बर्डन है उसको इतनी मोटी बुक को पढ़ने का आपको वो पढ़नी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा फिर पॉलिटी को कवर करना। ठीक है, तो एक एक वीडियो आप इसका देख सकते हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको लक्ष्मीकांत को पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जो उसमें गिवन है इसमें कवर कराई जाएंगी और एक्स्ट्रा नॉलेज भी इसमें कवर कराई जाएगी। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम है, यूपीएससी है, पीसीएस है, या एसएससी सीजीएल है, ठीक है, या फिर एनडीए है, तो इन सारे एग्ज़ाम में ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सीरीज़ को। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली पॉलिटी में सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना कैसे है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ये आप सभी लोगों को पता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी थी वो करी थी 1934 में। किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा। एम एन रॉय कौन थे? हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ही वॉज अ कम्युनिस्ट। तो इन्होंने डिमांड करी थी सबसे पहले किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फिर दूसरी बार इसकी डिमांड हुई 1935 में। किसके द्वारा? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये डिक्लेयर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा इंडिया का वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा। ये ऑफिशियली उन्होंने कहा। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन इन्होंने एक और चीज कही यहाँ पर कि अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी इसके जो मेंबर होंगे वो कहाँ से आएंगे? वो बेसिकली इलेक्टेड मेंबर होंगे। इलेक्टेड मेंबर। अब देखिए इन्होंने जो ये कहा कि इलेक्टेड मेंबर, और इलेक्टेड मेंबर किस बेसिस पर इलेक्ट होंगे? ये ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब देखिए ये बहुत बड़ी चीज बोल दी उन्होंने। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति 18 साल या 21 साल से ऊपर का है, और ये एज जो है वेरी करती है, जरूरी नहीं है सभी कंट्रीज में 18 हो, तो जो भी व्यक्ति अडल्ट है तो उसको वोट देने का अधिकार होगा। तो देखिए ये उस टाइम के अकॉर्डिंग काफी बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम पे इवन डेवलप्ड कंट्री में भी पूरी तरीके से ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं था। तो इंडिया तो उस टाइम पे डेवलपिंग कंट्रीज था। ठीक है, फिर 1940 में अगस्त ऑफर में ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है इंडिया की डिमांड। फर्स्ट टाइम इसको एक्सेप्ट किया जाता है ऑफिशियली। ठीक है, फिर आता है हमारा 1942 क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स प्रपोजल जो था इसको मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है इसको मुस्लिम लीग के द्वारा? क्योंकि मुस्लिम लीग चाह रही थी कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके लिए? एक इंडिया और पाकिस्तान। तो इसीलिए इस ऑफर को, इस प्रपोजल को किसके द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है? मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर एक और मिशन आता है जिसको हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्या कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको एक्सेप्ट कर लिया था? आंसर इज नो। इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया था।
लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि मोर और लेस मुस्लिम लीग की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड हो गई थी। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो बनी, वो कैबिनेट मिशन के अंदर बनती है 1946 में। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इसका कंपोजिशन ओवरऑल क्या रहा। तो सबसे पहली चीज तो ये है, इट वाज फॉर्म्ड इन 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, 389 टोटल स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब इसमें कई चीजें हैं, देखो 389 आपकी टोटल स्ट्रेंथ हो गई। अब जो आजादी से पहले का जो भारत था, ये आप लोगों को पता होगा, ये डिवाइडेड था। कैसे, एक तो ब्रिटिश प्रोविंस थी, है ना, दूसरा क्या थी, ये प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 389 स्ट्रेंथ थी, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंस से कितने मेंबर आए थे, 296, और प्रिंसली स्टेट से 93। 296 में भी दो डिवीजन है, इसमें से 292 जो थे वो आते हैं आपके गवर्नर प्रोविंस से, और 4 जो आते हैं चीफ कमिश्नर प्रोविंस से। ठीक है, अब यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि जो ये मेंबर हैं 296 और 93, क्या ये लोगों के द्वारा चुने गए हैं डायरेक्टली, क्या ये लोगों के द्वारा चुने गए हैं, आंसर इज नो। देखिए, हमने कहा था, नेहरू ने कहा था कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर चुना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बेसिकली इनको चुना गया था, अगर मैं ब्रिटिश प्रोविंसेस की बात करूं तो यहां हुआ था इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे, कि ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो मेंबर हैं, उस असेंबली में जो मेंबर हैं, उन्होंने एक मेंबर को चुनकर भेजा इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, इस तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन था, मतलब उसी तरीके से जैसे आज के टाइम पर राज्यसभा में सीट चुनी जाती है, राज्यसभा का मेंबर को चुना जाता है। ठीक है, उस तरीके से ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। वहीं दूसरी तरफ कहा यह भी जाता है, देखो ये जो मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं, ये खुद लिमिटेड लोगों ने इनको चुनकर भेजा है, क्योंकि उस टाइम पर सभी लोगों के पास वोटिंग अधिकार तो नहीं था, तो कुछ लिमिटेड पॉपुलेशन ने इनको चुनकर भेजा है, और इन लिमिटेड पॉपुलेशन के चुने हुए लोगों ने इसको चुनकर भेजा है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका इलेक्शन हुआ। वही बात आती है प्रिंसली स्टेट की, तो प्रिंसली स्टेट में कैसे चुना गया, यहां नॉमिनेशन हुआ। नॉमिनेशन किसके द्वारा, नॉमिनेशन हुआ प्रिंसली स्टेट के हेड के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा इलेक्शन होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्शियली नॉमिनेटेड थी और पार्शियली इलेक्टेड थी। देखो, एक बात ये भी कही जाती है कि देखो क्या ही नॉमिनेटेड थी, क्योंकि पूरी जो असेंबली थी उसको कांग्रेस के द्वारा डोमिनेट किया गया था। लेकिन उसका अगर दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी है कि भाई कांग्रेस के अंदर भी तो बहुत सारे ग्रुप्स थे, बहुत सारी कम्युनिटीज थी, जैसे हिंदूज हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, तो कांग्रेस में भी सारी कम्युनिटीज थी। तो ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर ही भारत की सारी पार्टीज थी। ठीक है, तो एक आर्ग्यूमेंट इसका ये भी है। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो सीट अलॉट की गई थी वो किस तरीके से की गई थी। ये की गई थी पॉपुलेशन के आधार पर। मान लीजिए अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन है तो उसके लिए एक सीट। ठीक है, और जो सीट थी वो डिवाइडेड थी बेसिकली 3 कैटेगरीज में। पहला था मुस्लिम, दूसरा था सिख, तीसरा जनरल। अब जनरल में कौन कौन आते हैं, एक्सेप्ट मुस्लिम और सिख, मतलब इन दोनों कम्युनिटीज को छोड़कर सारे जो बचे कुचे लोग हैं वो जनरल में आते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सीट थी वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी, कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड थी, तो वो आंसर इज 3, मुस्लिम, सिख और जनरल। और जनरल में कौन, एक्सेप्ट मुस्लिम और सिख। अब आता है वोटिंग। प्रोविंसेस को वोटिंग, मैंने आपको बताया कि जो मेंबर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो प्रोविंस के द्वारा चुना गया था, और प्रोविंस को वोटिंग मेथड जो था वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो इस मेथड से चुना गया इनको। तो हमें पता है इसका डायरेक्ट इलेक्शन तो हुआ नहीं, कैसा था, इनडायरेक्ट इलेक्शन।
तो डायरेक्ट इलेक्शन था नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, अब आता है प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट में क्या था, नॉमिनेटेड से। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका इलेक्शन होता है जुलाई अगस्त 1946 में 296 सीट्स पर। ठीक है, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट और स्मॉल ग्रुप जो भी बचे कुचे थे उन सबको मिलाकर 15 सीट्स। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्शन का डेटा था। अब आता है जो प्रिंसली स्टेट थी उन्होंने काफी टाइम तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं किया, वो इससे अलूफ रही, वो इससे दूर रही। ठीक है, और महात्मा गांधी जी जो थे वो भी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। ठीक है, तो यही एक ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थी। अब बात आती है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसकी वर्किंग कैसी रही, तो फर्स्ट मीटिंग इसकी होती है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जो मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट किया। क्यों किया भाई बाइकआउट, मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि हमारे लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, तो इसीलिए मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट कर दिया। इसके जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा, टेम्पररी प्रेसिडेंट। और ये चुना किस प्रैक्टिस पर गया था, फ्रेंच की प्रैक्टिस पर। ठीक है, फ्रेंच में भी ऐसे चुना जाता था कि जो भी ओल्डेस्ट या सीनियर मेंबर है उसको चुन लो। ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रेंच की प्रैक्टिस पर चुना गया था। दूसरा आता है लेटर किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फुल टाइम प्रेसिडेंट के लिए चुन लिया गया, परमानेंट प्रेसिडेंट। और 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, वीटी कृष्णमाचारी और एचसी मुखर्जी। ठीक है, अब आता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब आया, 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है, तो बेसिकली देखो कहा जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है यही कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव हार्ट था। मतलब जो भी फिलॉसफी कॉन्स्टिट्यूशन की है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज देखने को मिल रहा है वो इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही आता है। और जो हमारी प्रियम्बल है वो इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही मॉडिफाइड वर्जन है। तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में है क्या। तो मैंने आपको बताया इट कंटेन फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कि इंडिया को हम कैसा स्टेट बनाएंगे, सोवरेन। सोवरेन मतलब, सोवरेन हम उसे कहते हैं जिस कंट्री को अपने फैसले करने का हक खुद से हो। मतलब ना तो उस पर कोई इंटरनल प्रेशर हो ना ही कोई एक्सटर्नल प्रेशर हो। मतलब इंडिया जो है अपने फैसले खुद ले सकता है ना, कि उसको कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है, कौन सी अलायंस ज्वाइन करनी है, या फिर कौन सा समिट अटेंड करना है। इस तरीके की चीजें, इस तरीके के डिसीजन इंडिया खुद से ले सकता है। वो किसी भी कंट्री के या किसी भी ग्रुप के दबाव में नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब हमारा जो हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ स्टेट, हु इज द हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट। इसको चुना जाएगा लोगों के द्वारा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये जो है हेरिडिटरी होगा, जैसे कि ब्रिटेन में है जो हेड ऑफ स्टेट है वो हेरिडिटरी है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। लेकिन इंडिया के केस में ये हेरिडिटरी नहीं है। इंडिया के केस में कैसा है, इंडिया के केस में ये है रिपब्लिक, मतलब ये इलेक्टेड हेड है, ये हमारे द्वारा चुना गया है, ये लोगों के द्वारा चुना गया है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब आता है यूनियन। यूनियन का पार्ट कौन कौन सी, इंडिया जो यूनियन बनेगा उसका पार्ट कौन कौन सी टेरिटरी होंगी। एक तो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी जो अब तक ब्रिटिश इंडिया में थी, दूसरा इंडियन स्टेट, तीसरा कोई भी एडिशनल एरिया जो इंडिया के द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है या फिर वो इंडिया के पार्ट में आना चाहता है, इंडिया की यूनियन में आना चाहता है, और इंडियन स्टेट दैट चूज टू ज्वाइन यूनियन, मतलब कोई भी इंडियन स्टेट जो इंडिया में आना चाहती है। अब आता है टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अब देखो जो इंडिया है वो यूनियन है और इसकी जो टेरिटरी होंगी वो कैसी होगी, वो ऑटोनोमस यूनिट होगी। मतलब वो अपनी पावर किससे ड्राइव करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। ऐसा नहीं है कि ये सेंटर के सबऑर्डिनेट है, यूनियन के सबऑर्डिनेट है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो इसका मतलब है
कि वो ऑटोनोमस यूनिट। अब आता है अल्टीमेट सोवरेन। अल्टीमेट सोवरेन कौन होगा? अल्टीमेट सोवरेन इज पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी इंडिया को रूल करेगा, जो भी इलेक्टेड हेड होगा इंडिया का, हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना जाएगा। इंडिया के केसेस में प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली चुना जाता है और प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, इन्होंने कहा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडिया जो होगा उसमें होगा जस्टिस। जस्टिस ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। देखो ये सारी बातें जो हैं वो वही हैं जो हमारी प्रेम्बल में गिवन है, तो इसीलिए प्रेम्बल को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन भी कहा जाता है। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ व्हाट? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस। ठीक है, आर्टिकल 14 में जो बातें गिवन है। फ्रीडम, आर्टिकल 19 में जो चीजें गिवन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू लिव, फ्रीडम टू प्रोपोगेट एनी रिलीजन, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, अब आता है माइनॉरिटीज। देखो हमारा जो इंडिया है उसमें कोई भी माइनॉरिटीज जो है वो परसिक्यूटेड नहीं होगी। मतलब अगर वो कोई भी माइनॉरिटी है तो ऐसा नहीं है कि उसका शोषण होगा मेजोरिटी के द्वारा। मस्ट बी वेल प्रोटेक्टेड। मान लीजिए अगर कोई पिछड़ा वर्ग है ना, बैकवर्ड है, तो उसके लिए एडिक्वेट सेफ गार्ड भी लिए जाएंगे। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। जिसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है रिजर्वेशन, रिजर्वेशन फॉर SC/STs, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन क्लास। तो ये क्या है? ये एक प्रोटेक्शन दिया गया है माइनॉरिटीज को। ठीक है, अब आता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। मतलब इंडिया जो पूरी स्टेट है उसकी एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है। मतलब इट हैज इट्स सोवरेन राइट ऑन लैंड, सी और एयर। इन राइट्स को प्रिजर्व किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके इसको ब्रीच कर दे, हमारी लैंड पर आके कोई दूसरी कंट्री मतलब इन्वेजन कर दे, या फिर हमारे सी में हमारी परमिशन के बिना वो कोई टहल रहा है उधर। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है। दूसरा, अब इंडिया जो कंट्री है वो क्या करेगी? वो वर्ल्ड पीस को और ह्यूमैनिटी के वेलबींग को प्रमोट करेगी। तो ये बेसिकली क्या था? आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और उसके कुछ प्रोविजन थे। इसी का मॉडिफाइड वर्जन है प्रीएम्बल। इस रिजोल्यूशन को हमने अडॉप्ट किया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब नेक्स्ट वी हैव चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया इसके द्वारा क्या चेंजेस आए, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहला है कि जो प्रिंसली स्टेट थी, मैंने आपको बताया शुरू में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे आके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर लिया। असेंबली इस एक्ट के द्वारा अब फुली सोवरेन बॉडी बना दी गई। फुली सोवरेन बॉडी का क्या मतलब है? यहाँ पर देखो भाई, फुली सोवरेन बॉडी का मतलब ये है कि भाई वो अपने लिए लॉ तो बना सकती है, सिंपल सी बात है। असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बना रही होगी। लेकिन जो लॉ इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश के द्वारा इंडिया के लिए बनाया गया था, अब ये उसको भी रिपील कर सकती है, ब्रिटिश लॉ को भी रिपील कर सकती है, मतलब खत्म कर सकती है। समझ गए? दूसरा है असेंबली के अब दो फंक्शन डिवाइड कर दिए गए। क्या है वो दो फंक्शन? पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ये है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या है? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा इसको काम दे दिया गया इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएगी, दूसरा ऑर्डिनरी लॉ भी है उसको भी बनाएगी। जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी उस दिन इसको चेयर कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उस दिन ये इसके चेयरमैन रहेंगे। और जिस दिन ये असेंबल होगी एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, उस दिन इसके चेयरमैन कौन रहेंगे? जीवी मावलंकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में सीधा पूछा जा सकता है, अदर स्टेट्स एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह असेंबल हुई है तो उसको चेयरमैन, उसका चेयरमैन कौन होगा? जीवी मावलंकर। ठीक है, और ये जो दो फंक्शन है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये कंटिन्यूड रहते हैं टिल नवंबर 26, 1949 तक। ठीक है,
अब जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे, जो पाकिस्तान वाले एरिया से जो आते थे, उन्होंने अब विड्रॉ कर लिया इस एक्ट के बाद। क्यों? क्योंकि अब जो था माउंट बेटन प्लान के बाद उनका डिवीजन हो गया था। ठीक है, तो अब जब मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया तो स्ट्रेंथ कितनी रह जाती है इसकी? 299 स्ट्रेंथ रह जाती है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली पहले कितनी थी? 389। इंडियन प्रोविंस की स्ट्रेंथ 229, पहले 296। प्रिंसली स्टेट 70, पहले कितने थे? 93। ठीक है, ये डेटा है, इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अब आता है अदर फंक्शन। अपार्ट फ्रॉम मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रेमिंग द ऑर्डिनरी लॉ, व्हाट वाज द अदर फंक्शन ऑफ दिस असेंबली? तो अदर फंक्शन क्या थे? रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन 1949। तो देखो बेसिकली इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है, इसमें एक तो डेट इंपॉर्टेंट है, कब रेटिफाइड किया गया इंडिया की मेंबरशिप को कॉमनवेल्थ के लिए, और दूसरा किसने किया? किसने किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया। दूसरा, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कब किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, जुलाई 22, 1947 में। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, कहीं भी पूछ लेते हैं इसको। ठीक है, जुलाई 22, 1947 में, कॉमनवेल्थ में मई 1949 में। अब नेक्स्ट है हमारा अब नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया इसके द्वारा। कब किया गया? ये अडॉप्ट किया गया आपका 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। अब देखो ध्यान रखो, दोनों ही गाने से रिलेटेड है। नेशनल एंथम को भी गाया जाता है, नेशनल सॉन्ग को भी गाया जाता है। तो गाने को हमने कब अडॉप्ट किया? जनवरी 24 को। दोनों को ही हमने जनवरी 24, 1950 को किया। तो दोनों की डेट सेम है, याद, ये आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद को एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट चुना गया इसके द्वारा। ये भी 24 जनवरी 1950 को किया गया। ठीक है, तो इसको भी याद करने में आसानी रहेगी आपके द्वारा। अब आता है ऑन जनवरी 24, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये फाइनल सेशन था। लेकिन फाइनल सेशन का क्या मतलब? इसके बाद ये बंद हो गई? नहीं, बंद नहीं हुई, ये कंटिन्यू रही तब तक नई पार्लियामेंट नहीं बन जाती है। तब तक नई पार्लियामेंट के द्वारा जो 2 हाउसेस थे उसके, वो फंक्शन में नहीं आ जाते हैं। कब आते हैं ये? 1952 के इलेक्शन के बाद। ठीक है, तो ये तब तक कैसे काम करती है? एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट। ठीक है, अब आता है कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कमिटी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये जो हमें है ये याद रखनी है। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? यूनियन पावर कमिटी, तो इसमें 8 मेजर कमिटी है और अदर जो है वो माइनर कमिटी है। तो आप याद रखना इन चीजों को। तो यूनियन पावर कमिटी, इसको चेयर किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देन कम्स यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी को भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही चेयर किया गया। देन कम्स प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, सरदार पटेल के द्वारा। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमिटी, ये सबको पता होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, सरदार पटेल के द्वारा। अब आती है इसकी कुछ सब कमिटीज। किसकी? एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया की। कौन कौन सी है इसकी सब कमिटीज? पहली है आपकी फंडामेंटल राइट सब कमिटी। ठीक है, जिसको चेयर किया गया था JB कृपलानी के द्वारा। देन कम्स माइनॉरिटी सब कमिटी, जिसको चेयर किया गया SC मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको रिवाइज करनी है। देन कम्स रूल ऑफ प्रोसीजर कमिटी, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया इसका। स्टेट कमिटी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। स्टीयरिंग कमिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल कमिटी, अलावर्दी कृष्णा स्वामी अय्यर। एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, SK धार, ये तो पूछा भी गया है कई एग्जाम्स में। तो इन सारी कमिटीज जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर कराई है यहाँ पे, और आप इनको ध्यान रखेंगे। अब आता है ड्राफ्टिंग कमिटी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया हो कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये सेटअप हुई आपकी अगस्त 29,
7 को, ठीक है। तो इसके 7 मेंबर थे आपके, कौन कौन, ये याद रखने हैं आपको, 7 मेंबर कौन कौन है इसके मेंबर। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टी कृष्णाचारी, ठीक है। तो ये 7 जो मेंबर हैं ये हमें याद रखने हैं, ठीक है। कौन सी कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। नेक्स्ट वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया जाता है। देखो, अडॉप्ट और इनेक्ट, पहला वर्ड है अडॉप्ट, दूसरा है इन्फोर्स्ड। हमने अडॉप्ट कब किया इसको और इन्फोर्स कब किया, दोनों अलग अलग डेट है, ये हमें याद रखनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया इसको नवंबर 26, 1949 में। तो इस दिन क्या हुआ, बेसिकली इसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है। ठीक है, जिस दिन इसको अडॉप्ट किया गया था तो उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली था एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल, ठीक है। दूसरा है कि इसको इन्फोर्स कब किया गया, लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिपब्लिक डे। अब आप लोग सोच रहे होंगे 26 जनवरी क्यों चुना हमने। 26 जनवरी हमने इसलिए चुना क्योंकि इस दिन 1930 में पूर्ण स्वराज डे को सेलिब्रेट किया गया था पहली बार, इसीलिए हमने 26 जनवरी को चुना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको रिपब्लिक डे भी कहा जाता है। अब फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। दूसरा है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हो गया आपका, तो जो एक्ट थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और 1935, इनको रिपील कर दिया, ये उसी दिन रिपील हो गए, ठीक है। और ये जो हमारा अबॉलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल जुरिडिक्शन है, ये अभी एग्जिस्टेंस में था, मतलब ये अभी कंटिन्यूइंग में था, इसको अभी रिपील नहीं किया गया था। तो ये चीज हमें याद रखनी है। अब कुछ रिलेटेड फैक्ट हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर। पहला है सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या है, एलिफेंट, एलिफेंट इसका सिंबल है। कई बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एलिफेंट साइज भी कहा जाता है क्योंकि वो काफी बड़ा है, बल्कि है, इसलिए भी। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, सर बी एन राव, ठीक है, कौन थे, सर बी एन राव। दूसरा, सेक्रेटरी कौन थे, सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एच वी आर अयंगर। तो ये बेसिकली बिल्कुल ही फैक्चुअल बातें हैं, लेकिन ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये हमारी मजबूरी है इनको कवर करना। अब आता है चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एस एन मुखर्जी। कैलीग्राफर कौन थे, कैलीग्राफर थे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने इसको ओरिजिनली हैंड रिटन, मतलब अपने हाथ से लिखा इसको, और इटैलिक स्टाइल में लिखा, तो इसको तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो कैलीग्राफी की इन्होंने कौन सी स्टाइल में, इटैलिक स्टाइल में, और इसको डेकोरेट किया गया किसके द्वारा, भाई नंदलाल बोस और विहोर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। और हिंदी में कैलीग्राफी इसकी किसने की, बसंत कृष्णन वैद्य, ठीक है। तो ये भी सब कुछ फैक्चुअली था इसमें, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसीलिए रेलेवेंट भी है। अब आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये ओरिजिनली हिंदी को लेकर कोई भी मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 के द्वारा एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 394 क्लॉज ए इन पार्ट 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके क्या की प्रोविजन थे,
देखो इसके कुछ की प्रोविजन थे हिंदी टेक्स्ट को लेकर कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने इंग्लिश में तो लिख लिया, लेकिन हिंदी में उसका क्या क्लॉजेज हैं। तो प्रेसिडेंट, ये शेल है यहाँ पर, ये गलत लिखा है। द प्रेसिडेंट शेल कॉज टू बी पब्लिश अंडर हिज अथॉरिटी, तो इसके 4 प्रोविजन है। प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसलेशन करा सकता है किसमें, हिंदी लैंग्वेज में, मतलब अगर वो चाहे तो। द प्रेसिडेंट शेल कॉज टू बी पब्लिश अंडर हिज अथॉरिटी द ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। दूसरा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक एक अमेंडमेंट वो क्या होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। द ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश, जो अब तक एक एक अमेंडमेंट हमने इंग्लिश में किया है उसको हिंदी में भी ट्रांसलेशन होना चाहिए। तीसरा प्रोविजन क्या है कि जो ट्रांसलेशन हमने किया है उसका वही मीनिंग निकल कर आना चाहिए जो इंग्लिश में निकल रहा है, ऐसा ना हो कि उसका मीनिंग ही कुछ अलग हो जाए। ठीक है, तो ये इसका तीसरा प्रोविजन था। अब आता है, और ये जो ट्रांसलेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी में, ये सारे ही पर्पस के लिए होगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका आर्टिकल 394 क्लॉज ए। तो इसकी सारी प्रोविजन हमने यहां डिस्कस कर लिए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।